हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो जो लोग हाई स्कूल पढ़ रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। इसके साथ ही साथ जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी इसमें से पूछा जाता है, तो उनके लिए भी यह वीडियो अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ साथियों, जो हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी लोग लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम साथियों देख सकते हैं अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। देख सकते हैं साथियों, बहुत सिंपल तरीके से नोट्स तैयार किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं, जैसे भारत में क्या है, कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो वही बता रहा है। लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। 19वीं शताब्दी में भारतीयों में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास बहुत तेजी से हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद काफ़ी हद तक उपनिवेशवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप ही उभरा था। पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार, मध्य वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी। अब आगे हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। नेक्स्ट, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। अब आगे क्या है, राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक। भारत में राष्ट्रवाद का उदय अनेक कारणों एवं परिस्थितियों का परिणाम था, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ। नंबर 2, भारत वियतनाम जैसे अब आगे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा है। नंबर 3, औपनिवेशिक प्रशासन क्या है। अंग्रेजों ने भारतीय ग्रामीण उद्योग और कृषि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल कर रख दिया था, जिससे लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया। रेलवे के विस्तार और डाक व्यवस्था के कारण लोगों के मध्य संपर्क स्थापित हो गया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। यानी
जो भारत की व्यवस्था थी उसको अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में ले रखी थी। कैसे भारतीयों का घाटा हो जाए, इस पे अंग्रेज हमेशा जो है सोचते रहते थे। वही कह रहा है कि उद्योग धंधे गांव में सब नष्ट कर दिए गए। अब आगे देखिए क्या होता है। भारतीय पुनर्जागरण ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उसने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, अनैतिकताओं और रूढ़ियों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। अब देखिए आगे, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में सन 1919 से 1922 तक 2 आंदोलन चलाए गए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के नेता खलीफा को पद से हटाने, अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के नेता खलीफा को पद से हटाने पर मुसलमान नाराज हो गए। साथियों देख रहे हैं ये आंदोलन 1919-22 ये आंदोलन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में कुछ पूछता ही नहीं। अब आगे देखिए, तथा 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान एवं हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर गांधी, रॉलेट सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे असहयोग और खिलाफत मिलकर 2 धार्मिक समुदाय अंग्रेजी सरकार का अंत कर देंगे। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां क्या हुई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 यानी 4 साल तक चला था। कारण भारत की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को युद्ध में अपना सहयोगी घोषित किया। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, युद्ध के निम्नलिखित कारण इस प्रकार है। एक, नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म। नंबर 2, बजट, रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, जिसकी भरपाई कर्जा लेकर व करों में वृद्धि करके। नंबर 3, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया तथा आयकर शुरू किया गया। नंबर 4, ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती। अगला नंबर, फसल नष्ट हो जाने की वजह से खाद्यान्न की भारी कमी। नेक्स्ट नंबर, फ्लू की महामारी तथा अकाल की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु। ये सब कारण बन गए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सत्याग्रह का विचार है इसके बाद। अब अर्थ इसका क्या है सत्याग्रह में। यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। सत्याग्रह के मुख्य बिंदु, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सफल हो सकता है। उत्पीड़क की चेतना को झिझोड़कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका, क्योंकि यह नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा कभी। नेक्स्ट, अब महात्मा जी गांधी ने जो आंदोलन किया था
देश की आज़ादी के पहले, वो सब जो है इस वीडियो में पूरा रखा गया है। तो आप जो है इस वीडियो को अध्ययन करिए और बिल्कुल मन लगा के देखते रहें। अब आगे क्या है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोग। पहला क्या है, चंपारण यानी बिहार में। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। तो अब क्या है, 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। अब आगे फिर क्या हुआ, 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने व प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। उसमें क्या हुआ था कि नील खेती के लिए किसानों को बाध्य किया गया, और वही जब फसल पैदा होती थी तो किसानों से अंग्रेज खरीद लिया करते थे, सस्ते रेट पर खरीद करके महंगा बेचते थे। वही किसान जो है गांधी जी को बुलाए और गांधी जी से अपनी बात रखे, तो गांधी जी ने उनके लिए, उनके भविष्य के लिए वहाँ खड़े हुए उनको न्याय भी दिलाया था उस समय। आगे क्या हुआ, अहमदाबाद गुजरात 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। इस कानून को अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। इस कानून के अंदर अंग्रेज़ों को यह अधिकार दिया गया कि किसी भी भारतीय पर मुकदमा चलाए बिना उसे जेल में बंद कर सकते थे। ऐसा हुआ था कानून। रॉलेट एक्ट यानी जिसके ऊपर कोई शंका अगर देख लें, अगर हो जाए तो उसको बिना नोटिस दिए ज़बरदस्ती पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता था। भारतीय पर ये लागू हुआ था कानून जो है, ये काला कानून इसे बोलते हैं, अंग्रेजों ने बनाया था रॉलेट एक्ट। कई बार एग्जाम पूछा है काला कानून कौन है, तो रॉलेट एक्ट। फिर क्या हुआ, रॉलेट एक्ट के मुख्य प्रावधान, राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था इसमें। अब नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। रॉलेट एक्ट के उद्देश्य क्या थे, भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए इसका उद्देश्य था। कई बार एग्जाम पूछा गया है रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए। अब रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या हुए, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन, विभिन्न शहरों में रैली जुलूस, रेलवे वर्कशॉप्स में कामगारों का हड़ताल, दुकानें बंद हो गई, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या हुए, चलिए यहाँ तक मैंने बताया था। दुकानें बंद हो गई, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले भी हुए थे। अब आगे क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपको पढ़ना आवश्यक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें क्या हुआ, मुख्य घटनाएं 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। ये बिल्कुल पाकिस्तान के, वहीं से उसके आगे जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाएगा अमृतसर के बाद। इसके बाद क्या हुआ, वहीं पर हुआ था 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ। सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल की चलू की गिरफ्तारी
का रॉलेट एक्ट कानून विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है या जा चुका था। मार्शल लॉ लागू किया जा चुका था। अब आगे क्या हुआ, जनरल डायर वहां पहुंचा मैदान से बाहर। जनरल डायर कौन था? एक अंग्रेज था। मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए तथा भीड़ पर, अब आगे क्या हुआ, भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। अब नेक्स्ट, अब खिलाफत का मुद्दा क्या था? खिलाफत शब्द खलीफा से निकला। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहनी द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया है। फिर आगे क्या हुआ, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर आगे देखिए, महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत को मना। महात्मा गांधी संबंधित है। अब क्या है आगे, रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। महात्मा गांधी का पहला और व्यापक राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया ताकि भारत को जल्द ही स्वतंत्रता मिल जाए। यानी उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इकट्ठा किया, तब जाके जो है अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करके स्वतंत्रता दिला पाए। असहयोग आंदोलन, अब आगे देखिए क्या हुआ। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921, फरवरी 1922। नंबर 1 इसमें क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश शासन रह जाएगा। नंबर 2, असहयोग आंदोलन के चरण, सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटाना, सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, विद्यार्थियों द्वारा स्कूल कॉलेज न जाना, वकीलों का इस्तीफा देना, अदालत तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, नंबर 3, असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन क्या है। सितंबर 1920 असहयोग पर स्वीकृत अन्य नेताओं द्वारा दिसंबर 1920 स्वीकृत पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति। नंबर 4, विभिन्न सामाजिक समूह जिन्होंने भाग लिया, शहरों में मध्य वर्ग, विद्यार्थी, शिक्षक, वकील। यानी जो मैंने विस्तार से बताया वही चीज़ शॉर्टकट में है। आप यही इसका अध्ययन कर लेंगे तभी आपका काम चल जाएगा, एग्जाम में आप लिख लेंगे अच्छे से। अब आगे क्या है, ग्रामीण इलाकों में किसान व आदिवासी, बागानों में मजदूर, आंदोलनों के दोहरे लक्ष्य, स्वराज की प्राप्ति। अब आगे, खिलाफत के मुद्दे को समर्थन ताकि हिंदू मुस्लिम एकता लाई जा सके। स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों इसका। नेक्स्ट, असहयोग
और वही चीज़ है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्या है, आंदोलन की समाप्ति। आंदोलन समाप्ति कैसे हुई? फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिए क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई। यानी क्या हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को क्या हो गई, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ था। वहाँ पे किसानों ने चौकी को फूंक दिया था, इसलिए भारी विरोध हुआ। उसमें जो है काफ़ी अंग्रेज शासक भी मारे गए थे। तो इसलिए जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, 1922 में वापस ले लिया था। अब आगे क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। अब आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। शहरों में आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। कई बार कब शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था, 1 पहली तारीख असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अब आगे क्या है, औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में इस आंदोलन को प्रस्ताव कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे, अब आगे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आगे देखने के लिए। नेक्स्ट, बाद में इस आंदोलन को कांग्रेस ने कलकत्ता में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे औपचारिक आंदोलन स्वीकार किया। गांधी जी द्वारा चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग का इस जहां 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में खून खराबा हुआ, जनरल डायर ने राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलवाने का हुक्म दिया। अब आगे क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 1200 लोग मारे गए एवं 1600-1700 लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, घायल हुए। असहयोग आंदोलन की निम्न मांगे इस प्रकार थी: खिलाफत मुद्दा, रॉलेट एक्ट, पंजाब में जलियांवाला बाग और उसके बाद उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय की मांग, स्वराज की प्राप्ति। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेड मास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में ज़्यादातर परिषदों चुनाव का बहिष्कार किया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा, यहाँ तक हो गया था साथियों। चलिए मैं बताता हूँ। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी, गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, जिसके कारण 1921 और 1922 में विदेशी कपड़ों को आयात घटकर आधा रह गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका साथियों। नेक्स्ट,
अब क्या है, उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 97 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा, जिससे लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला तथा रोजगार में वृद्धि हो गई। यानी रोजगार में वृद्धि हो गई। जब विदेश से सामान आना बंद तो भारतीयों का धंधा भी शुरू हो गया था। तो इस तरह से जो है इसमें बताया गया है। अब आगे क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। असहयोग आंदोलन का ग्रामीण इलाकों में किसानों, आदिवासियों तथा श्रमिक वर्गों को समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट, शहरों में भी जो है समर्थन प्राप्त था। व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा, जिससे लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला तथा रोजगार में वृद्धि हुई। अब आगे क्या हुआ था, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। असहयोग आंदोलन का ग्रामीण इलाकों में किसानों, आदिवासियों तथा श्रमिक वर्गों को समर्थन प्राप्त था। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था, यानी शहर से गांव की तरफ आ गया था। अब क्या हुआ, युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछता है। अवध में कौन थे आंदोलन में किसानों के लिए? अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म बेगार मतलब बेगारी, जैसे बेगार का मतलब होता है कि कोई अगर दबंग आदमी ले गया किसी किसान को या मजदूर को, उसने अपना काम करा लिया और शाम को जो है वैसे घर वापस कर दिया, पैसा नहीं दिया, उसे कहते हैं क्या, बेगारी कराना, खत्म हो। और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों में नाई धोबी बंद का फैसला लिया। अब नेक्स्ट साथियों क्या है, 1921 में गांधी जी ने जमीन गरीबों में बांट दी। 1921 में गांधी जी ने जमीन गरीबों में बांट दी। आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी यानी जलाने के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे, क्योंकि न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे थे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बेगारी करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। गूडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। फिर आगे क्या हुआ,
बागानों में स्वराज कैसे हुआ? बागान का मतलब बाग। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होने के कारण कई मजदूर व श्रमिकों ने अधिकारियों की बात मानने से मना कर दिया तथा गांधी जी का गुणगान करने लगे और आंदोलन में सहयोग दिया। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे महात्मा गांधी के विचार और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की, अब आगे क्या हुआ, अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई हुई उनकी। देख रहे हैं, यानी कहते हैं कि अगर कि तो भाग जाएं तब बच जाएंगे, कि तो वहाँ न जाए क्योंकि पकड़े गए तो वहाँ पुलिस ने उनको पीट दिया। अब देख सकते हैं ये थोड़ा टाइप होने में हो गया है, तो आप सकते हैं यूपी बोर्ड, CBSE, MP, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, चाहे जब जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि साथियों ये ऐसा टॉपिक है जो सभी बोर्ड के लिए बहुत अच्छा जो है नोट्स तैयार किया गया है। आप इसको जो है अध्ययन कर लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप जो है जिसमें पढ़ाई करते हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, वहाँ भी इस वीडियो अगर देखेंगे तो यह वीडियो बहुत लाभदायी होगा उनके लिए भी। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रवाद क्या है? भारत में राष्ट्रवाद सविनय अवज्ञा की ओर। असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने तक की मुख्य घटनाएं। असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने में काफ़ी हद तक सफल रहा। 8 साल बाद 1930 में कांग्रेस द्वारा एक जन आंदोलन का आह्वान किया गया, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग, अब नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद भारतीय परिस्थितियों में बदलाव और समस्याओं के प्रति सरकार के ना बदलने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। फरवरी 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना अभी पढ़ा दिया गया है। अब इसका रिवीजन फिर से कर लीजिए, कहीं कहीं वही चीज़ डबल लिखा गया है, तो आपको कहीं दोबारा रिवीजन हो जाएगा और अच्छा होगा आपके लिए। अब आगे क्या है, प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद। CR दास तथा मोती लाल नेहरू स्वराज पार्टी जनवरी 1923 का गठन ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पादन की और पार्टी 1923 का गठन ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। अब आगे क्या हुआ, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पादन की कीमतों में भारी गिरावट हुई। ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल। 1927 में ब्रिटिश में साइमन कमीशन का गठन। 1927 बार बार पूछा गया है, 1927 में कमीशन
यानी साइमन कमीशन। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना पूरे भारत में विरोध हो गया था, यानी 1927 में आया, 28 में विरोध। 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान। अब नेक्स्ट, कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्राक। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वह आक्रामक तेवर वाले नेताओं का उदय। 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। अब आगे क्या हुआ, गोल मेज सम्मेलन। अब इसमें क्या होता है, नमक यात्रा से अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि वह अब भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, अर्थात भारतीयों को भी प्रशासन में हिस्सा लेना पड़ेगा या हिस्सा देना पड़ेगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अंग्रेजी सरकार के द्वारा लंदन में गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आयोजित किए गए थे। भारतीयों और, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ब्रिटिश सरकार के वैचारिक मतों का समाधान इन सम्मेलनों में न हो सका। ये 3 सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे ताकि भारत के भावी संविधान पर चर्चा की जा सके। यानी जो गोल मेज सम्मेलन हो गया था वो भारतीय संविधान की चर्चा के लिए हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ भी और आगे कॉम्पिटिटिव में भी पूछा गया है बहुत बार। अब पहला क्या हुआ था, प्रथम नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला, और दूसरा सितंबर यानी द्वितीय सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। तृतीय नंबर 3 नवंबर दिसंबर 1932, यानी 30, 31, 32 3 जो है सम्मेलन हुए थे। अब भारतीय गोल में सम्मेलन तय हो गया 3, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सिर्फ द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया गया। अब आगे क्या हुआ, नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार। मांग पर ध्यान न देना, पूर्ण स्वराज की मांग, देश की आंतरिक स्थिति खराब होना, गांधी जी की 11 शर्तों पर लॉर्ड इरविन का ध्यान न देना आदि, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के कारण बने। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगें रखी। ये मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे ज़्यादा यानी सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी। अब आगे क्या हुआ, लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो 12 मार्च 1930 को, यानी 12 मार्च 1930 को महात्मा ले लीजिए इसका, महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन। यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। अब आगे क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब क्या हुआ, 6 अप्रैल 1930 से मार्च 1931 महात्मा गांधी इरविन समझौते की वजह से स्थगित। यानी पूछा जाता है कि जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930, 1 मार्च 1931 के दौरान हुए थे। अब दोबारा क्या हुआ, 1932 में दोबारा शुरुआत, 1934 में समाप्त हो गया। अब आगे मुख्य घटनाएं, देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों की पिकेटिंग, वन कानूनों का उल्लंघन। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई? कांग्रेस नेताओं का हिरासत में लिया गया। कांग्रेस को हिरासत में लिया गया। मरमम दमन, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण, महिलाओं व बच्चों की पिटाई, लगभग 1 लाख गिरफ्तार। अब आगे आंदोलन में भाग लेने वाले। नेक्स्ट, अमीर किसान ऊंचे लगान के विरोध में, गरीब किसान ऊंचा भाड़ा तथा ऊंचा लगान, व्यवसायी वर्ग औपनिवेशिक सरकार की व्यवसायिक नीतियों के खिलाफ, महिलाएं महात्मा गांधी से प्रेरित होकर कुछ स्थानों पर मजदूर। यह कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था? असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज, इस बार पूर्ण स्वराज। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था। अब नेक्स्ट आगे चलिए यहाँ से। असहयोग, अब आगे, असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी? अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920